50 साल से पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस रहा है। अमेरिका सिर्फ एक ऐसा चतुर चालाक बनिया है जिसकी नीति में कभी बदलाव नहीं आता। अमेरिका जो है पाकिस्तान में मिलकर तेल खोजेगा। आसिम मुनीर उनकी गोद में बैठे हुए हैं। आसिम मुनीर खुलेआम कश्मीर में और भारत के खिलाफ बयान देते हैं। अमेरिका अब भारत से चूंकि संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को पुचकार रहा है, अपनी गोद में बैठा रहा है। यानी अब पाकिस्तान का आतंकवाद नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारत और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में किस्म किस्म के हाहाकार जैसे हालात हैं और अनेक ऐसे मुल्क हैं जो शक्तिशाली देश हैं, अमीर देश हैं। तो वहां जो हुक्मरान फैसले ले रहे हैं, उनके जो फैसलों से उनका अपना देश कहीं स्तब्ध है और दुनिया तो निश्चित तौर पर उनके निर्णयों से स्तब्ध हो ही रही है। और जो कुछ चल रहा है इस वक्त, उसमें यदि हम देखें, बात करें, तो जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके कुछ निर्णय, उनके कुछ फैसले, उनके कदम बार बार दुनिया को हिला रहे हैं। दुनिया में कहीं ना कहीं, जो मैंने हाहाकार शब्द का इस्तेमाल किया, वैसी कुछ स्थितियां पैदा कर रहे हैं। और अभी वो ट्रेड वॉर उन्होंने छेड़ा हुआ है और उस ट्रेड वॉर में दुनिया पिस रही है। जो मुल्क हैं अलग अलग, अभी तो उन्होंने हाल ही में हमारा जो देश है भारत है, जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हें अपना बहुत परम मित्र कहते हैं, कह दिया है कि ये तो डेड इकोनॉमी वाला राष्ट्र है। 140 करोड़ का मुल्क, जिस पर निगाह नजर दुनिया के अलग अलग देशों की रहती है। तो अलग अलग सनक है, कहीं ना कहीं ट्रंप की अपनी सनक है और चीन इस फिराक में है कि कैसे अमेरिका को पीछे छोड़ दे। और उधर यदि आप जाइए तो रूस अपना राग कहीं आलाप रहा है, वो अपने तरीके से पेश आ रहा है। और सबकी उधेड़बुन कहीं यही है कि कैसे वो आगे निकल जाए। और जो कुछ घटनाक्रम है, उन घटनाक्रमों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी कहीं ना कहीं बहुत खल रही है। बहुत ऐसे मामले मसले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं और देश में तो हैं ही। सवाल जो हो रहे हैं उनके जवाब आ नहीं रहे हैं। और वो भले ही वो अपना 56 इंच का सीना और तमाम बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है बार बार कि जहां बोलना चाहिए वहां वो नहीं बोल रहे हैं। और अभी जो दुनिया में बहुत से जो प्रश्न हैं जिनकी गूंज है, तो उन गूंजों में एक सबसे खास, एक बहुत महत्वपूर्ण मसला, जब भारत में और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, उस वो जो पहलगाम आतंकवादी नरसंहार के बाद, फिर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर, तो हमने ये देखा या पाया कि जिस तरीके से पेश आया अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ने बार बार कहा कि सीज फायर हमने कराया। और ये तो सब ठीक है। एक सबसे जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमने देखा, जो हम बीते कुछ एक महीने, 1.5 महीने 2 महीने की बात करें, तो वो पाकिस्तान जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, आतंकवाद को वो जमकर कहीं प्रश्रय देता है, पोषित पल्लवित करता है और दगाबाजी में वो माहिर है। वक्त आता है तो किसी को भी पिता बना लेना और बाद में दगा कर जाना, आंखें दिखाना, धोखेबाजी करना। और कौन भूला है वो 9/11, वो भी तो था। और आज ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि सबसे जो प्रमुख एक मसला, मुद्दा है आतंकवाद, जिसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें वो आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करना है। जो प्रश्न है, एक तो ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर हमारे प्रधानमंत्री की चुप्पी, आतंकवाद की जो बात हो रही है उस पर कहां ठहर पाया भारत, और जो ये असीम जनरल मुनीर, पाकिस्तान के जो सेना के प्रमुख, उनके जो सब कुछ कह लीजिए, उनके साथ जो एक दावत, वो प्रश्न और आ रहा है। कुछ कुछ निकलता है, आता है कि कहीं अलग अलग कहानी, अलग अलग किस्से, लेकिन तमाम जो प्रश्न हैं अभी बहुत सारे अनुत्तरित हैं। तो इन सब पर कहीं बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं, आपने पहचान लिया होगा, राजेश बादल साहब। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी के परिचय की जरूरत है नहीं। राजेश जी का 4.5 दशक से ज्यादा का अनुभव नवभारत टाइम्स, आज तक और राज्यसभा टीवी जैसे एक महत्वपूर्ण जो देश का जाना माना एक ब्रांड था, उसे आप बनाने वाले ऐसे राजेश बादल जी। और सबसे खास मैं ये जरूर आपको स्मरण कराना चाहूंगा दर्शकों कि राजेश जी निरंतर विदेश मामलों पर लिखते हैं, टिप्पणियां करते हैं। ऐसे बादल साहब हमारे साथ हैं। राजेश सर, पुनः आपका स्वागत। और शुरुआत में आपसे यहीं से करना चाहूंगा कि ये जो सब चल रहा है, जो खासकर जो अमीर मुल्क हैं या जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं या जो दादा देश माने जाते हैं, इनका जो रवैया, हम जो आतंकवाद की बात है, हम ये देख रहे हैं कि पूरी की पूरी परिभाषा एक बदल गई है।
पहली प्रतिक्रिया इस पे, क्योंकि मैं इसलिए सारी बात करूं कि हम भारत अभी लड़ रहा है और मैं आगे जो मैंने पाकिस्तान की बात की है वो सभी पूछूंगा, लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया कि क्या रवैया हो गया है पूरे दुनिया के ताकतवर देशों का, खासकर अमेरिका का, बादल साहब। देखिए संजीव, इन दिनों जो हम आतंकवाद की परिभाषा देख रहे हैं वो बदल रही है। और बदल क्या रही है, बदल गई है। पहले ये कहा जाता था जब कोई आतंकवादी हमला होता था किसी भी देश पर, अमेरिका पर जो हुआ था आपको याद होगा, जो ट्विन टावर पर जो हमला हुआ था, उसके बाद यूरोप में कई हमले हुए, भारत में कई हमले हुए। तो जब इन सब हमलों की वजह से अ, सारे देश में नहीं समूचे विश्व में आतंकवाद की निंदा होने लगी थी और आतंकवाद को एक ऐसा घृणित मान लिया गया था कि इससे पूरे वैश्विक स्तर पर सबको मुकाबला करना है। तब ये कहा जाता था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई उनमें उनका पक्ष लेने वाला नहीं होता। और वास्तव में ऐसा हुआ कि जिन देशों ने आतंकवाद का समर्थन किया, आतंकवाद का पक्ष लिया, उनको हाशिए पर रहना पड़ा। पाकिस्तान सबसे बड़ा उदाहरण है कि वर्षों तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, उसके अनुदान वाली सूची में। अब ये परिभाषा बदल गई है संजीव। अब हमें लगता है कि अब इन देशों ने आतंकवाद को एक अपने राष्ट्रीय हितों की हिफाजत के लिए एक हथियार बना लिया है। उस आतंकवाद को जिसकी वो निंदा करते आए हैं, अब वो आतंकवाद उनके अपनी ढाल बना रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मैं देखता हूं कि समूचे संसार में एक डेमोक्रेटिक ढांचे को बड़ा नुकसान हो रहा है और उसमें वो देश जो आतंकवाद को पालते पोसते हैं वो अब बड़े प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हम अभी ये जो बात कर रहे हैं, देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर पर हमने 2 दिन लोकसभा, 2 दिन राज्यसभा में लंबी चर्चा देखी। बहुत सारे प्रश्न थे, निरुत्तरित थे। हमें उम्मीद थी कि अब चूंकि संसद में मामला आया है और सरकार शायद अब बहुत गंभीरता से जवाब देगी। लेकिन क्या आपको निकलता है, और खासकर आतंकवाद की जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, चाहे वो मधुबनी वाला, वो जब लौटे थे सऊदी अरब से, कहा था कि हम जो है मिट्टी में मिला देंगे। क्या वो लक्ष्य पूरे हो पाए? और जो जवाब को लेकर जितना जो चर्चा है, इस पे भी एक नोट, एक टिप्पणी आपकी। देखिए, ये तो समूचे राष्ट्र में सवाल है ही कि आतंकवाद की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, आतंकवाद का जो बड़ा जनक है पाकिस्तान, उसको लेकर के जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनको उनके कल्पना से भी ज्यादा गंभीर सजा देंगे, लेकिन वो सजा क्या हुई? उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो गिड़गिड़ाए कि श्रीमान हमको माफ कर दो, और हमने जो है उनको माफ कर दिया, क्योंकि ट्रंप तो इस बीच में थे नहीं, जैसा कि हमारी सरकार कहती है। जब ट्रंप नहीं थे तो आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने ही कोई ना कोई याचना की होगी, हम ये मान के चले। तो अगर याचना की है तो हमने उनको माफ क्यों कर दिया? क्या हम भूल गए कि पहलगाम में हमारे भारतीय 26-25 भारतीय किस तरह से मारे गए, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था? तो वो अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान तो आज से थोड़े ही करीब करीब आप मान लीजिए 50 साल से पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस रहा है। और आतंकवाद की जो स्थितियां हैं वो पाकिस्तान को उनको संरक्षण देता रहा है। उसने तालिबान के खिलाफ अपने यहाँ समानांतर ट्रेनिंग दी और उनसे लड़ाई लड़ी जब सोवियत संघ वहां था, अमेरिका के इशारे पर। और उसके बाद आप देखें तो जब बांग्लादेश युद्ध हो गया तो उन्होंने कश्मीर में जरूरत से ज्यादा अपने आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया। और तो और अमेरिका में जो हमला हुआ था उसका जो मुख्य आरोपी था ओसामा बिन लादेन, वो भी तो पाकिस्तान में ही छिपा हुआ था। तो ये जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय चरित्र है उसकी वजह से पाकिस्तान खुद भी अलग थलग पड़ा रहा। अमेरिका उसको भाव नहीं देता था, रूस उसको भाव नहीं देता था, चीन उसको चीन का तो खैर हमेशा ही उस पर बरदहस्त रहा है, लेकिन चीन खुलकर के इस तरह से नहीं आता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि वही पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। ट्रंप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को प्यार करता हूं। अरे भाई, एक आतंकवादी मुल्क जो 50 साल से अमेरिका की नीति में था,
कि वो एक आतंकवादी देश है और ओसामा बिन लादेन को संरक्षण देने वाला देश है, उसको ट्रंप प्यार कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ट्रंप पाकिस्तान में अपना उस आतंकवाद को अपना अपना कुछ विदेश नीति का शिकार, उसका कुछ माध्यम बनाना चाहते हैं, रक्षा नीति का माध्यम बनाना चाहते हैं। देखिए, वर्षों तक तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका ने भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान, आप देखें कि पाकिस्तान चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो अमेरिकी मदद से वो शायद थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो अमेरिका अब भारत से चूंकि संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान को पुचकार रहा है, अपनी गोद में बैठा रहा है। यानी अब पाकिस्तान का आतंकवाद आतंकवाद नहीं रहा, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने तो अभी हमने ये भी देखा कि वही अमेरिका जिसने उन्हें वो टेररिस्ट जो उसका प्रमुख बना दिया पाकिस्तान को, एक ये बड़ा अचंभित करने वाली बात थी। दूसरी चीज 9/11 जो आपने बात की, ट्विन्स टावर, 9/11 भूल गया क्या अमेरिका? और जिस तरीके से पींगे बढ़ाना, अभी ये जो टैरिफ वार है, टैरिफ वार में जो रवैया है, जैसे हमने कल निकल कर आया था राजेश सर, कि उन्होंने पाकिस्तान से तेल की डील कर ली। हमें वो धमका रहे हैं कि आपने यदि रूस के साथ में तेल डील बंद नहीं की, आपने सैन्य खरीदी बंद नहीं की, तो फिर आपको हम भारी जुर्माना करेंगे। ये जो है, और उसपे मैं वही कि चुप्पी क्यों है प्रधान, जैसे कल भी हमने देखा इतना बड़ा, परसों वो आया था, उन्होंने सारा 25% टैरिफ को अनाउंस किया, फिर कल आ गया। कल तो हमारे जो है कुछ तेल कंपनी 6 जो है हमारे यहाँ, जो कहीं आरोप है कि ईरान से चोरी छुपे कथित तौर पर खरीदी, उनको बैन किया। और अब ये सारी चीजें, और हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं आए संसद में, संसद चल रही थी राजेश सर, आपने बहुत कवर किया है संसद को, कॉमर्स मिनिस्टर को आगे कर दिया, पीयूष गोयल ने बयान दिया। ये क्या उचित है? यहां भी खामोशी चुप्पी रहना ठीक लगता है आपको? इस पे एक नोट सर। देखिए, ये तो कतई कोई भी उसको उचित नहीं ठहराएगा, और प्रधानमंत्री जी हमारे इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम, इन सारे प्रश्नों पर संसद निश्चित रूप से उनका ही पक्ष जानना चाहेगी। चाहती तो राज्यसभा में उनका नहीं आना मुझे तो वास्तव में अटपटा सा लगा है। लेकिन जो पहली बात आपने कही कि जो तेल वाली बात, मैं कहूं कि इस समय जो आतंकवाद है, वो आतंकवाद अपनी परिभाषा बदल चुका है, और 3 तरह का आतंकवाद इस समय दुनिया में हम देख रहे हैं। एक आतंकवाद तो वो है कि जिन लोगों को जिनकी निंदा की जाती थी, अब विश्व उनको समर्थन देने में लगा है। जैसे आसिम मुनीर को लंच खिला रहे हैं वो, और मैं उससे आसिम मुनीर पूछूंगा, खुले मैं उसके उसको डिकोड करना चाहूंगा। मैं, आप करिए कंटिन्यू, मैं उस पर पूछूंगा और पूछूंगा जी, प्लीज। आसिम मुनीर उनकी गोद में बैठे हुए हैं। आसिम मुनीर खुलेआम कश्मीर में और भारत के खिलाफ बयान देते हैं। इवन पहलगाम के जब हमला हुआ, उसके चंद रोज पहले उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को बांटने वाला एक बड़ा निंदनीय बयान दिया था। तो आसिम मुनीर तो खलनायक हैं। आसिम मुनीर को इसके बाद प्रमोशन करके फील्ड मार्शल बना दिया गया। वो अमेरिका की गोद में अभी भी बैठे हुए हैं। आसिम मुनीर संभवतः चाहते होंगे कि परवेज मुशर्रफ की तरह उस शैली में वो राष्ट्र प्रमुख बन जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए क्या हुआ है, इमरान खान लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रधानमंत्री जेल में है। जब अभी ये पहलगाम के बाद भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, तो उनसे जबरदस्ती समर्थन लिया गया। कल कोई बड़ा फैसला भी आया है पूरे के पूरे लेकिन लोगों आज रात को जो आज देर कल मतलब देर शाम को 166 इमरान के समर्थक, उनमें सांसद भी हैं, राजनेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उनको 10 साल की कैद हो गई। तो मैं ये कहता हूं कि एक तो चीज, एक वो आतंकवाद है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि कोई देश अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मोहरा बनाता है। दूसरा आतंकवाद वो है जो पाकिस्तान समेत कई देश, यानी अपने ही देशों को डरा के, अपने ही नागरिकों को डरा के, अपने ही लोगों को आतंकित करके और अपनी सरकार या हुकूमत बचाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने कसाईयों जैसा व्यवहार किया है। वहां बलूचियों पर पैटर्न टैंक भेजे गए हैं, हवाई हमले हुए हैं, अनगिनत बलूची मारे गए हैं। तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने कभी अपना पहले दिन से नहीं माना। आप देख लीजिए कि तालिबान के उस मोर्चे पर देखें तो वहां पर कितना नहीं मारा है। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा पीओके के लोगों को वो इस्तेमाल कर रहा है। पीओके के लोग मारे जाते हैं, उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। तो ये एक
कहानी वो है कि आप अपने घर के भीतर अपनी सेना की हुकूमत, सेना का दबदबा बनाए रखने के लिए आप उस आतंक फैलाते हैं। आप देख लीजिए, अफगानिस्तान में एक दौर था जब तालिबान ने ये किया था, अपने देश के लोगों पर आतंक फैलाया था। आप चीन देख लीजिए, चीन में थियानमन चौक में जिस तरह से लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे उनके नौजवान छात्र, उन पर किस तरह से जलियांवाला बाग की तरह गोलियां चला करके उनको सैकड़ों छात्रों को मार डाला गया था। आप देख लीजिए बांग्लादेश में फिर पाकिस्तान का उदाहरण आएगा कि 1971 से पहले लाखों महिलाओं के साथ रेप किया था, वो तो उन्हीं के पाकिस्तान का हम हिस्सा था। तो उस पूर्वी पाकिस्तान में उस समय अपना आतंक, अपनी दहशत बनाए रखने के लिए वहां पाकिस्तान की हुकूमत ने अत्याचार किए थे, और ऐसे अत्याचार किए कि अंततः वो देश ही अलग हो गया। तो ये एक आतंकवाद का दूसरा रूप है। म्यांमार में आप देख लीजिए, आंग सान सूची जो है जेल में है, वो बेचारी लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रही थी। लोकतंत्र बहाल हुआ, चुनाव में वो जीती, प्राइम मिनिस्टर बनी, और उसके बाद फिर उनको उनको हटा करके जेल में डाल दिया गया। तो अब म्यांमार के फौज चीन के पाल गोद में बैठी हुई है। तो आप एक म्यांमार देख लीजिए, उत्तर कोरिया आप देख लीजिए, उत्तर कोरिया में भी यही हो रहा है कि अपने नागरिकों को ही डराने के लिए वो जो है ऐसा इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद का। तो और तीसरा जो कारण है वो आर्थिक आतंकवाद है, उस पर मैं अभी बताऊंगा कि कैसे उसकी नहीं, बात अब है आपने कि किस आपने तरह दो से आर्थिक आतंकवाद के जरिए देशों को परेशान किया जा रहा है और अपना प्रभाव डाला जा रहा है। नहीं, आप आर्थिक आतंकवाद तो बोल लीजिए, फिर मैं 2-3 सवाल और करूंगा आपसे। आप आर्थिक आतंकवाद जी, क्लियर नहीं तो करते हैं। देखिए जी। ना, आर्थिक आतंकवाद, अब जैसे भारत के उन्होंने टैरिफ की बात कही, तो एक तरफ भारत से टैरिफ की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत और रूस की इकोनॉमी मुर्दा है। अरे भाई, मुर्दा है अगर हमारी इकोनॉमी, तो आप फिर हमसे मरे क्यों जा रहे हैं बाजार में डी टैरिफ डील करने के लिए? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? एक बचपन में हम लोग गांव में रामलीला देखा करते थे संजीव। तो उसमें जब परशुराम संवाद होता था तो लक्ष्मण जी आते थे, रामचंद्र जी उनको बड़े समझाते थे परशुराम को, लक्ष्मण जी उसको तिलिलिली करके फिर उनको गुस्सा कर देते थे। तो ये अमेरिका जो काम कर रहा है वो तिलिली करने का कर रहा है। यस, अब वो यस। कह रहे हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान में मिलके तेल खोजेगा। अरे भाई, तेल खोजने का मतलब ऐसा थोड़ी है किराने की सब्जी आप ले आओ, तेल जहां होगा वहीं तो मिलेगा। अगर तेल का भंडार, इतना बड़ा भंडार पाकिस्तान के पास था, तो 75 साल में जैसे दूसरे मिडिल ईस्ट के देश तेल खोज रहे हैं, तब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब नहीं थी। तब तो पाकिस्तान देख सकता था, पाकिस्तान में तेल है ही नहीं। तो जहां तेल है ही नहीं, लेकिन आपको डराने के लिए आपने देखिए, उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन का जंग हम रोक देंगे। तो अमेरिका ने यूक्रेन से 50% खनिजों का समझौता किया, और वो खनिज जो है, जब यूक्रेन ने वादा कर दिया, समझौता कर दिया, यानी दूसरा अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दूसरे को रौब में डालकर, और अपना वो भी एक तरह से, मैं तो इसको एक तरह से आतंकवाद ही मानता हूं। ईरान पर बंदिशें आपने लगाई, लेकिन आप चाहते हैं कि भारत भी अपना तेल खरीदना बंद कर दे, भारत भी अपना सारा कारोबार बंद कर दे। शुरुआत में भारत ने लिहाज कुछ किया, अभी भी लिहाज कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो, जब अमेरिका सिर्फ एक ऐसा चतुर चालाक बनिया है जिसकी नीति में कभी बदलाव नहीं आता, और हम, ईरान से हमारे सदियों पुराने अच्छे संबंध थे, तो भारत को अपने पड़ोस और अपने आसपास को देखते हुए, अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति और रक्षा नीति तय करने का हक है। लेकिन अमेरिका इसको भी अलाउ नहीं करने देना चाहता। भाई, ईरान के पीछे चाबहार बंदरगाह भारत ने बनाया, इंदिरा गांधी के जमाने से प्रोजेक्ट चल रहा था, और अब जब हमें फसल लेने की नौबत आई, आम का खाने की नौबत आई, तो अब कहते हैं कि आप बंद कर दो। तो ये अमेरिका का जो रवैया है, वो आतंकवादी रवैया है। वो छोटे देशों पर, विकासशील देशों पर वो इस तरह का रवैया थोपता है। वो बांग्लादेश से अब चाहता है कि बांग्लादेश उसको हेल्प करे। बांग्लादेश की आंखों में समझ में आ रहा है, शेख हसीना की सरकार उन्होंने इसलिए हटाई थी कि सेंट मार्टिन द्वीप उन्होंने नहीं दिया। तो हर जगह वो अपनी उपस्थिति एक डरा कर, दहशत फैलाकर रखना चाहता है। ये आर्थिक आतंकवाद है। अपने लोगों को मारना वो एक घरेलू आतंकवाद है। दूसरे देशों को के आतंकवाद को अपने अवसर में भुनाना, ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। ये तीनों परिभाषाएं इन दिनों आतंकवाद की बदल गई।
राइट सर, आपने देखिए वो तमाम चीजें की। एक तो आपने बात की, पीओके की बात की थी, बल्कि उसके पहले मैं ये चाहूंगा कि लिहाज क्यों, एक सवाल आप ये जो आपने कहा भारत लिहाज कर रहा है, और दूसरा आपने तानाशाही जैसी बात की कि तानाशाही दुनिया में चल रही, कि आपको जो आपका विरोधी है उसको आप, भारत में नहीं चल रहा है ये सब, देश में इस वक्त क्या हो रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो अगर आप स्वतंत्रता, जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी, कैसे कैसे लोग जेल में हैं। यहाँ ठीक है कि अभी बड़ा कोई लीडर नेता वैसा नहीं दिखता, लेकिन यहां और वहां में बुनियादी कौन सा बहुत ज्यादा अंतर है, इस पे भी एक नोट सर। देखिए, आपको याद होगा बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो भारत है, भारत में भारत का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के जो मापदंड हैं, उन पर कितना नीचे स्थान में, मेरा ख्याल है अगर मुझे ठीक याद है तो 166वां नंबर है। यस सर, यस सर। जिस भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी है, वहां हम इत, हम इतने नीचे पहुंच गए। ये हमारे लिए, मुझे लगता है, शर्म की बात है। और आप क्या सोचते हैं कि क्या पत्रकारिता और अभिव्यक्ति किसी देश की हुकूमत को बदल सकती है? हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अगर क्या एक लोकतांत्रिक नजरिए से, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जब तक कि संसद में उसकी सरकार अल्पमत में ना आए या कोई ऐसी परिस्थिति ना आए, हम किसी प्रधानमंत्री को हटा तो सकते नहीं हैं। लेकिन जब आप अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करेंगे, तो इसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई चोर चीज ऐसी है जिसको आप नहीं चाहते कि लोगों के सामने आए। ये वजह मुझे लगता है कि हो सकती है कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो हो रही है। लेकिन चूंकि ये मैं कह सकता हूं कि देखिए, अब तो अमेरिका का चुनाव भी बड़े सवालों के घेरे में आ गया है। पाकिस्तान में चुनाव कैसा होता है हम जानते हैं। चीन में कैसे चुनाव होता है हम जानते हैं। रूस में कैसा चुनाव होता है हम जानते हैं। तो हमारे, कम से कम ये है कि हमारे यहाँ एक चुनाव की प्रक्रिया बची हुई है। भले ही चुनाव आयोग पर कितने ही सवाल उठाए जाएं, लेकिन चुने तो जाते ही हैं। यस। मैं पर्सनली तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसको लेकर के कई बार सवाल और संदेह पैदा होते हैं। लेकिन अब एक व्यवस्था बनी है तो उसके तहत चुनाव तो होता ही है। पाकिस्तान का चुनाव तो मजाक है। आप बताइए ना, एक इमरान की पार्टी को पूरा मान्यता खत्म कर दी, उनके जेल में उनको डाल दिया, और उसके बाद भी इमरान की पार्टी के लोग अलग अलग बैनरों के तले चुन करके बहुमत में आए। राइट सर, उसके राइट। बाद भी जनता आप का, उसको जनता मानने को जनता नहीं। जनता का प्यार, जनता का प्यार है। हाँ, मेरा तो ये ये बात मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे 3 4 5 सवाल है, छोटे छोटे जवाब दे दीजिएगा, जितना सारगर्भित भी और जितना उसमें आ जाए समाहित, नहीं जाऊंगा उस पर, टाइम को नहीं बांधूंगा। आपने पीओके की बात की थी। पीओके हमारा जो है, जिसको बार बार ये सरकार कहती है अब हमारा अगला लक्ष्य लेके रहेंगे, लेकिन अभी जो बीते 3 महीने, 3.5 महीने है, इसमें इसका फिर अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। आपने क्योंकि कहा कि उधर पीओके में उनके साथ अन्याय अत्याचार, और हमारा भी कश्मीर जो है, जो हमारा कश्मीर, वहां क्या कुछ हो रहा है। अभी आपने देखा था वहां के मुख्यमंत्री को उस तक पर पहरेदारी बैठाल दी गई थी, क्या कहेंगे आप? यही तो यक्ष प्रश्न है कि हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने को तैयार नहीं है। और जो लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित मुख्यमंत्री है, उसके साथ सुलूक ऐसा होता है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कश्मीर के मामलों में हम कुछ चीजें सामने नहीं लाना चाहते। दूसरी बात जो पीओके की आपने कही है, पीओके तो हमारा हिस्सा है। इसमें तो कोई कोई मोदी जी पहली बार थोड़ी कह रहे हैं। आपको पता है 1952 से जब भारत की पहली संसद का चुनाव हुआ था, चुनाव आयोग ने चुनाव कराए थे, तब से भारत की संसद में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके की सीटें सुरक्षित हैं। अलग से सीटें सुरक्षित हैं। हमने कभी नेहरू जी के जमाने से लेके पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। यहां तक कि पाकिस्तान अब कहने लगा है, लेकिन 50 साल तक पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर ही कहता है कि हमारा भी नहीं है हिस्सा वो। अगर भाई आपका हिस्सा नहीं है तो फिर आजाद कश्मीर तीसरा कौन सा देश है? फिर तो भारत का हिस्सा है। तो ये मैं जो कह रहा हूं कि पीओके के को लेकर के जो बात है, वो बात बड़े गले नहीं उतरती। और सबसे अच्छा, अंतरराष्ट्रीयकरण इस सरकार ने करा दिया उसका, उस विषय को हाँ, फिर वो हाँ चला गया है। बिल्कुल। पहले कभी किसी सरकार ने इतना उसको अंतरराष्ट्रीय विवाद का मुद्दा नहीं बनने दिया।
द्विपक्षीय बातचीत पर टिका रहा। लेकिन अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलेआम बोला जाने लगा है। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये पहलगाम की घटना के बाद एक बहुत अच्छा अवसर आया था भारत की सरकार के पास, जब वो पीओके पर को ले सकते थे, क्योंकि हमारा है। और पीओके, माफ कीजिए, पीओके के लोग भी भारत को पसंद करते हैं, यस क्योंकि सर, यस जिस पीओके का जो विकास होना चाहिए था वो विकास वहां नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, करीब करीब 20 साल पहले की बात है। 8 अक्टूबर को वहां पर कश्मीर में भूकंप आया था, तो मैं भारतीय सेना के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था। वहां पर एक मुदस्सर नाम का एक मुझे व्यक्ति मिला, नौजवान था, पढ़ता था। वो मुजफ्फराबाद से एक बारात में आया था, और वो अमन सेतु पुल टूट गया, तो वो यहाँ रह गया। अब जब मैंने उसको इंटरव्यू किया, तो उसने कहा कि हमें तो बचपन से पढ़ाया जाता है कि जो भारत का कश्मीर है वो तो जंगली कबीलाई कल्चर में जी रहा है, ना वहां बिजली है, ना वहां पानी है, ना वहां सड़कें हैं, ना वहां कुछ है। यहाँ तो एकदम, ये तो दिल्ली बंबई जैसा कश्मीर है, श्रीनगर है। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ क्या है? तो मुदस्सर बोला कि हमारे यहाँ भाई साहब, हम लोग तो आज भी कबीला कल्चर में रह रहे हैं, जैसे हम 70 साल पहले थे वैसे रह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पीओके तो खुद भी आज चाहता है कि भारत में मिले, और भारत में मिले तो इसके लिए आवश्यक है कि भारत कार्रवाई करे। अब भारत के साथ कार्रवाई का पेंच ये है कि पाकिस्तान ने एक पेंच फंसा दिया है कि उसका एक हिस्सा चीन को गिफ्ट कर दिया है। अब भारत चीन से बैर मोल ले, ये बात समझ में नहीं आती कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस, चीन और भारत अमेरिका का मुकाबला करें, दूसरी तरफ पीओके के लिए चीन से झगड़ा मोल ले। ये थोड़ा सा एक विरोधाभास है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे सर, आपने भी, हम लोग आतंकवाद की बात कर रहे थे। अभी देखिए, जब कल मालेगांव बम ब्लास्ट का जो लोअर कोर्ट का फैसला आया, भोपाल की पूर्व जो बीजेपी की सांसद, अब नया एक वो फिर राग पुराना फिर नए सिरे से खड़ा हो गया, उड़ गया है कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। परसों कहा था माननीय अमित शाह साहब ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने। फिर आप कहीं ग्रीन, उसका जो टेररिज्म, अलग अलग, क्या ये उचित है परिभाषाएं, इसको गढ़ना, इस पर विवाद करना? अरे भाई, आतंकवाद आतंकवाद है ना, वो हिंदू है ना, मुसलमान है ना, सिख है ना, ईसाई, किस धर्म, वो तो उसको करना है जो है। एक नोट इस पे भी सर। देखिए, ये तो वाकई गंभीर बात है, क्योंकि अब ये न्यायपालिका का फैसला है, और न्यायपालिका का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है। उसमें पक्ष क्या है, आज मैंने जो उसको पढ़ा है कि बरी तो किया गया है, बरी इसलिए नहीं किया गया होगा संभवतया कि वो निर्दोष थे, बल्कि उसने जो सवाल उठाए हैं कि जो प्रमाण पहले थे वो प्रमाण अधूरे थे। यानी जो ने, जो जांच एजेंसी हैं, उन्होंने जो सबूत जुटाए हैं, उन सबूतों को कमजोर किया। दूसरा, जो गवाह थे वो बदल गए। जब गवाह बदल गए तो आप क्या करेंगे? न्यायालय तो सामने जो गवाह है उसके आधार पर निर्णय करेगा। तो हम न्यायालय को दोष देने के बजाय हमें जांच एजेंसियों को दोष देना चाहिए, जिन्होंने अपने गवाह बदलवा दिए, जिन्होंने अपने सबूत बदलवा दिए। तो फिर ऐसे में किसको सजा मिलती? ये जो चीज है, और निश्चित रूप से सरकारी जांच एजेंसियों ने जो बदलवाए हैं, जो परिवर्तन करा है, वो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें व्यवस्था का समर्थन तो है। क्या उसमें हुकूमत का समर्थन नहीं होगा? और अगर हुकूमत का समर्थन ये है अपील तो अपील अपील निश्चित नहीं कर रूप रहा है, से, महाराष्ट्र की सरकार ने कहा अपील नहीं करेंगे, ये भी निकल कर आ रहा है अभी तक जो वही आया है मैंने कहा सामने। ना। तो ये अगर बात है तो ये बहुत डराने वाली है, क्योंकि हमारा संविधान आ, मजहब के आधार पर किसी अपराधी को छोड़ने का पक्षधर नहीं है। जी। राइट सर, राइट। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कई नई जो अनलॉक हो पा रहे हैं मसले, हमने कई कहा कि प्रधानमंत्री जी की खामोशी, चुप्पी, ट्रंप की अपनी दादागिरी, उसके पीछे क्या सनक, खैर है कि हमको तो एक पूरा दुनिया पर आप इधर लड़वाते भी हो, फिर शांति के दूत बन के भी जाते हो, आप नोबल भी चाहते हो, वो अलग है। जो 9/11 झेलने वाला अमेरिका, और वो जो प्रोटोकॉल तोड़ा गया, वो जो मुनीर को एक वो जो दावत, ये जो है दुनिया में सबसे शक्तिशाली मुल्क, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप एक सेना के प्रमुख को बुलाकर दावत दे रहे हैं। ये क्या था, इसके पीछे क्या लगता है राजेश भैया, इसके कैसे डिकोड कीजिएगा, क्या आप इसको विश्लेषक के तौर पर विश्लेषण कीजिएगा? देखिए, कूटनीति में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, रक्षा नीति में
बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे होती हैं और पर्दे के पीछे की बातें बताई नहीं जाती। हम नहीं जानते, आपने कहा कि पहली बार, लेकिन हम नहीं जानते कि जनरल याहिया खान के साथ अमेरिका की कोई गुप्त मीटिंग कभी हुई हो। हम नहीं जानते कि व्हाइट हाउस में बुलाकर खुलेआम सरेआम। परवेज मुशर्रफ के साथ कोई गुप्त मीटिंग नहीं हुई हो। हम नहीं जानते, लेकिन उसको प्रचारित नहीं किया गया। बहुत ही बेहद खुफिया तौर पर, बहुत ही खुफिया तौर पर चुपचाप बातचीत करके विदा कर दिया गया। चीन में पाकिस्तान के नेता जाते रहे हैं, चीन में पाकिस्तान की फौजी अधिकारी जाते रहे हैं, आला अफसर जाते रहे हैं, लेकिन उनका पता नहीं चला। लेकिन यहां ट्रंप चूंकि जानबूझ के पब्लिसिटी करा रहे हैं, बड़बोले हैं, और वो भारत को आईना दिखाना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए, संसार में दो बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, देश हैं, अमेरिका और भारत, लेकिन एक बड़ा लोकतंत्र जो है वो चौधरी है, और दूसरा जो लोकतंत्र है वो हम उसकी विराट स्वरूप को नहीं स्वीकार करते, वो याचक है, वो भिखारी है। तो ये एक ट्रंप की नीति है, ट्रंप की एक किताब है। उसमें उसने अपनी नीतियों का विवरण किया है कि मैं कैसे जीतता हूं। तब उसमें उसने लिखा है कि मैं पहले सामने वाले को के कद को आंकता हूं, प्रभाव को आंकता हूं, डराता हूं, धमकाता हूं, फिर जिस तरह से किसी तरह से बातचीत की टेबल पर ले आता हूं, फिर उसको बार्गेन करता हूं, उसको मजबूर कर देता हूं कि वो मेरे पक्ष में आ जाए। तो ये बिल्कुल मजबूर करने की प्रक्रिया है। क्या आप देखिए ना, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ क्या उन्होंने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में क्या सलूक किया था? भारत के लोगों को हथकड़ी बेड़ी बांध करके भेजा था। क्या हम सब भूल जाएं? वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि 29 बार उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया। अरे भाई, युद्ध विराम कराया तो आप ये माला गीता की तरह क्यों रट रहे हो, रटे जा रहे हो, जब हम एक बार खंडन संसद में कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने तो ये कहा कि किसी एक नेता की भूमिका नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा, वगैरह वगैरह, रक्षा मंत्री ने कहा। हाँ, ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम नहीं लिया। तो जब ट्रंप की भूमिका नहीं थी तो एक आदमी को पागल कुत्ते ने काटा है। वो 29 बार बोला जा रहा है, 30 बार बोलेगा, 10 बार और बोलेगा। तो जो एक कहावत है हमारे यहाँ कि 100 बार झूठ बोलो तो वो सच हो जाता है, और लोग समझते हैं कि यार ये आदमी पागल तो नहीं होगा, बोले जा रहा है झूठ। तो कुछ ना बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। कुछ तो है जो सच हम लोगों से छिपाया जा रहा है या हम लोगों के सामने नहीं आया। जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अंतिम सवाल आपसे दो सवाल एक साथ मिलाते हुए करना चाहूंगा, जितना संचित मेरा समय करीब 32 मिनट हो रहा है, तो आप जैसा करिएगा। एक तो सवाल ये कि हमने अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ तो हमने देखे दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ, गिने चुने एक दो तीन मुल्क दिखे और बाद में कुछ पलट भी गए। प्रधानमंत्री जी विदेश दौरों का अपना सिलसिला तोड़ते छोड़ते नहीं है, लगातार संसद भी छोड़ देते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण काम होगा फिर भी जाना है, फिर वो जाने वाले हैं। उनके दौरे अभी हाल ही में बीच में संसद में हुए, इस पे बड़ा बवाल हुआ एक। और दूसरा सबसे खास कि सब कुछ जो आपने कहा कि 29 बार बोल चुके, लगातार लज्जित करते हैं, लगातार दादागिरी करते हैं। कौन सी नस लगता है आपको दबी है कि जो हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और आप ही ने जो कहा था लिहाज कर रहे हैं? अंतिम टिप्पणी आपकी सब पर। देखिए, अब ये उनका भारतीय प्रधानमंत्री के नाते, मैं इसमें और जोड़ दूं, माफी चाहते हुए, कि विश्व गुरु की एक कहीं बीजेपी उन्हें लगातार एक उसको उस कद में पहुंचाने का प्रयत्न, और विश्व गुरु की तभी छवि जो हम देख चुके कैसी तार तार हुई है रहे भी है, तो उसे भी जोड़ते हुए सब। देखिए अब दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अ, विदेशों की यात्राएं एक दिन में नहीं बनती, महीनों पहले से या बल्कि साल साल भर पहले से प्लान होती हैं। अब अचानक कोई ऐसा देश पे कोई जंग आ जाए, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, सुनामी टाइप, या कोई चीज ऐसा हो जिससे लगे कि राष्ट्र एकदम खतरे में है, तब तो यात्राएं तोड़ी जा सकती हैं। लेकिन जो चीजें मुझे मथ रही हैं वो ये है कि संसद सत्र चल रहा है, ये देश बहुत सारे सवालों का उत्तर चाहता है और प्रधानमंत्री के मुंह से चाहता है। तो ये उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, ये लोगों को
परेशान कर रहा है। वो कहीं भी जाएं, हमें इससे कोई मतलब, मान लीजिए वो नामीबिया जाते हैं और नामीबिया से ये व्यापार करते हैं कि एक सुई नामीबिया को हम बेचेंगे, चाहे उस सुई को बेचने में हमें $1 लाख का खर्च आए। या वो कहीं और जाते हैं, छोटे छोटे देशों में जाते हैं, कहीं आप अंडरगारमेंट बेचने की बात करेंगे, कहीं तेल बेचने की बात करेंगे, कहीं हथियार बेचने की तो बात अगर आप करेंगे। अनुमति दें इंटरप्ट करूंगा, आपका फ्लो टूटेगा और दर्शक भी शायद मुझे कहें कि आपने फ्लो तोड़ दिया। आप बताइए कि 11 सालों में कितने मुल्क वो जा चुके? क्या आपको कभी देश को मालूम है कि इस मुल्क में जाने से ये हुआ, इस मुल्क में जाने से हमने पाया? क्योंकि आप ध्यान करिए, आपने भी यात्राएं की हैं। प्रधानमंत्री यात्रा में जाने के पहले बताते थे और यात्रा से लौटते थे, या हवाई जहाज में हमें ध्यान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाया करती थी। हमने किन-किन जो मसले बताने लायक हैं, जो नहीं बताने लायक है उस पे ठीक है। इस पर भी देखिए एक जोड़ दीजिएगा। देखिए अब ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय ही बता सकता है कि अब तक उन्होंने कितनी 11 साल में यात्राएं की। हम लोगों ने तो रिकॉर्ड रखा नहीं, लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो यात्राओं के नजरिए से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का सर्वाधिक यात्राओं का रिकॉर्ड होगा। तो ये मैं कह सकता हूं। और दूसरा देश मैं ने ये क्या कह पाया? सकता देश ने क्या हूं, पाया? ये तो मालूम, देश ने क्या दूसरा पाया? ये ये दूसरा ये कि हासिल क्या हुआ, ये तो यस, हमने देख लिया कि जब पाकि पहलगाम का मामला हुआ, हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान के साथ हमने आतंकवादी कैंपों को बर्बाद करने का प्रयास किया, तो उसपे विश्व के कितने देश सामने आए। मेरा ख्याल है कि रूस तक का कोई बहुत खुलकर बयान नहीं आया, चीन का तो आना ही नहीं था। अफगानिस्तान को हमने मान्यता ही नहीं दी तो नहीं आया, नेपाल का नहीं आया, श्रीलंका का नहीं आया, म्यांमार का नहीं आया, भूटान का नहीं आया। ये तो हम पड़ोसियों की बात कर रहे हैं। बाकी बाहर से तो कोई मतलब आने का क्या है, किसका आया है। और संसद में तो ये कहा गया कि सारी दुनिया हमारे साथ, 2 या 3 देश पाकिस्तान के साथ थे। सारी दुनिया कौन सी खड़ी थी, कहाँ की खड़ी थी, ये तो अब अध्ययन करने का विषय है, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन ये सच है कि जिसका एक अवसर भारत को मिला था, वो उसने गंवा दिया। और ये अवसर किसी भी देश की जिंदगी में बार-बार नहीं आते। राइट। नहीं, आप लिहाज क्यों, ये भी बता दीजिए कि लिहाज क्यों, चुप्पी खामोशी क्यों, हम क्यों नहीं रिएक्ट कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? सिर्फ एक अंतिम लाइन। मैंने अभी आपको कहा था ना कि बात होती रहे तो होती है, कोई कोई तो बात है। अब चुप्पी खामोशी इनकी बनी हुई है और एक तरफ से वो बड़बोला पागल राष्ट्रपति है जो कुछ भी बोले जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सी नीति है कि दुनिया का चौधरी अपने आप को समझने वाला आपके ऊपर लगातार वाणी से आक्रमण कर रहा है और हमारे पास कोई ढाल भी ऐसी नहीं है। तो आजकल तो वाणी का जवाब वाणी से दिया जाता है, हथियार बिल्कुल। का जवाब हथियार से दिया जाता है, गोली का जवाब गोले से देने की बात हम करते हैं। तो हम ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये लोगों के दिमागों में सवाल बैठा हुआ है। राइट सर, राइट, बिल्कुल सही कहना है। ये यही थे प्रधानमंत्री जो मोहन सिंह कहते थे, मनमोहन सिंह जी को बड़ा पूरी की पूरी बीजेपी मजाक उड़ाती है। आज आप क्या कर रहे हैं, ये कहीं देश को खल रहा है। बहुत शानदार, अच्छी चर्चा करी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, आपने सुना राजेश बादल जी को। हम सारा जो दृश्य है, अभी परिदृश्य है, और 2 3 4 सवाल थे। वो मुनीर का जो कहीं दावत, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी की चुप्पी खामोशी, कि लगातार ट्रंप द्वारा लज्जित करना, बार बार कहीं उकसाना, लेकिन फिर भी चुप रहना, क्या नस है दबी, वो हम जानने का प्रयास कर रहे थे। और टैरिफ वार आपने सुना ही सुना, राजेश जी ने सब कुछ बता दी कि आर्थिक आतंकवाद, फिर कहीं खुद देश के अंदर का आंतरिक आतंकवाद और आतंकवाद की बदलती परिभाषा, सबको आपने बहुत तफसील से सुन लिया। आपकी अपनी क्या राय है पूरी चर्चा को सुनने के बाद? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।